नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा 40 साल पुराना विवाद जिसका फैसला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर हुआ। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? और हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका जवाब हमें पता है। स्कूल की किताबों में तो यही पढ़ाया जाता है। लेकिन असली कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये कहानी नाटकीय उतार चढ़ाव, जबरदस्त कंपटीशन और एक ऐसे अदालती फैसले से भरी है जो दशकों बाद आया। जो हम सच मानते हैं वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। तो चलिए, इस अविश्वसनीय कहानी को समझने के लिए हमें मिलना होगा दो ऐसे जबरदस्त दिमागों से जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल अलग थी। एक तरफ थे गुग्लिल्मो मार्कोनी, एक अमीर इतालवी परिवार से जिनके पास पैसा भी था और जबरदस्त कनेक्शंस भी। और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला, एक सर्बियाई अप्रवासी जो अपनी जेब में सिर्फ 4 सेंट लेकर अमेरिका आए थे। एक का ध्यान था अपने काम को बाजार में लाना, उससे पैसा कमाना, और दूसरे का जुनून था सिर्फ और सिर्फ आविष्कार, नई नई खोज करना। तो 19वीं सदी खत्म हो रही थी और दुनिया एक नई करवट ले रही थी। और इन दो लोगों के बीच बिना तार के सिग्नल भेजने की एक जबरदस्त होड़ शुरू हो चुकी थी। टेस्ला ने शुरुआत में ही बाजी मार ली थी। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी के बेहद करीब थे। लेकिन तभी किस्मत ने एक बहुत क्रूर मजाक किया। और जब टेस्ला अपनी बर्बादी से उभरने की कोशिश कर रहे थे, मार्कोनी ने अपने कनेक्शंस और बिजनेस की समझ का इस्तेमाल करके बढ़त बना ली। जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज करने वाले हों और अगले ही पल आपकी सालों की मेहनत आग में जलकर राख हो जाए। टेस्ला के साथ ठीक यही हुआ था। लेकिन इस भयानक नुकसान के बावजूद टेस्ला हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अमेरिका में पेटेंट की दौड़ जीत ली थी और ऐसा लगा कि मामला हमेशा के लिए सुलझ गया है। पर कहानी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक रहस्यमयी मोड़ आना अभी बाकी था। असल में पेटेंट ऑफिस ने मार्कोनी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। परीक्षक ने तो यहां तक लिखा कि मार्कोनी का ये कहना कि वो टेस्ला ऑसिलेटर के बारे में नहीं जानते लगभग बेतुका है, क्योंकि वो उस वक्त तक एक बहुत आम शब्द बन चुका था। और फिर अचानक 1904 में सब कुछ बदल गया। जिन कारणों पर आज भी बहस होती है, पेटेंट ऑफिस ने अपने ही पिछले फैसलों को पलट दिया और रेडियो का पेटेंट मार्कोनी को दे दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? खैर, आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इशारे साफ थे। मार्कोनी के पास बहुत पैसा था। थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे ताकतवर दोस्त थे, और इन सब चीजों ने शायद फैसले पर अपना असर डाला। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। असल में ये लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली थी। और इसके बाद जो हुआ वो दशकों तक चलने वाले मुकदमों की एक लंबी कहानी है। टेस्ला ने खुद भी लड़ने की कोशिश की, जाहिर है वो गुस्से में थे। लेकिन एक अकेला जीनियस एक बड़ी कॉरपोरेशन की ताकत के सामने आखिर कब तक टिकता? उनके पास पैसे खत्म हो गए। और फिर कहानी में एक अजीब मोड़ आया। मार्कोनी की कंपनी ने ही एक ऐसी गलती कर दी जिससे ये पूरा मामला पलट गया। उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने पेटेंट के इस्तेमाल को लेकर अमेरिकी सरकार पर ही मुकदमा कर दिया, और इसी वजह से ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और फिर इतने दशकों की लड़ाई के बाद वो साल आया, 1943। इस साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी और निर्णायक फैसला सुनाया। एक ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा कि रेडियो का असली पेटेंट टेस्ला का ही है। उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी कि रेडियो के सिद्धांतों का सबसे पहले पेटेंट टेस्ला ने ही करवाया था। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जीत देखने के लिए टेस्ला जिंदा नहीं थे। उनकी मौत कुछ महीने पहले ही गरीबी में हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो तय कर दिया कि असली आविष्कारक कौन था। लेकिन ये कहानी हमें एक ज्यादा बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये बात दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। टेस्ला एक दूरदर्शी आविष्कारक थे जिनके पास मौलिक विचार थे। वहीं मार्कोनी एक माहिर इनोवेटर थे जिन्होंने उस तकनीक को लिया और उसे एक कामयाब बिजनेस बना दिया। टेस्ला और मार्कोनी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या उस मौलिक विचार को जिसने सब कुछ मुमकिन बनाया, या फिर उस आखिरी प्रोडक्ट को जिसने दुनिया को बदल दिया?
इसका जवाब शायद उतना आसान नहीं है जितना लगता है।